हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसयू एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इस एंट्रेंस के ऊपर मैं लास्ट ईयर एक वीडियो बना चुका हूँ, बट द प्रॉब्लम इज लास्ट ईयर इसका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो गया था। ठीक है, इसका जो पेपर पैटर्न वो चेंज हो गया था, जिसकी वजह से मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ टिप्स दिया था कि हाउ टू गेट AIR1 इन दिस पेपर, कि आप AIR1 कैसे ला सकते हैं और हाउ टू सिलेक्ट, मतलब आप सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर जो टिप्स दिया था, वो दोनों टिप्स जो है वो ओल्ड पेपर पैटर्न के ऊपर एप्लीकेबल था, बट अब जो न्यू पैटर्न हुआ है उसके लिए आप ये दोनों ही चीज़ें काम नहीं करेगा। जो मैंने उसमें टिप्स बताई थी वो टिप्स आपकी काम नहीं करने वाली हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप बहुत सारे लोगों ने वीडियो पे कमेंट भी किया था एंड पर्सनली ग्रुप में जो मैसेज भी आ रहे थे कि सर SU MSc मैथमेटिक्स के ऊपर कुछ वीडियो बना, क्योंकि मैंने उसमें आपको वीडियो बोला भी है कि पर्सनली यदि मैं अपनी पर्सनली लेवल पे बात करूँ तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो मेरी फेवरेट है, मस्ट फेवरेट है, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट यूनिवर्सिटी है और मोस्ट प्रोबेबली DU और BHU से बहुत ज़्यादा बेटर भी है। ठीक है, इसका रीज़न मैं वीडियो के एंड में दूंगा आपको कि क्यों ये बेटर ज़्यादा है। ठीक है, तो हो सकता है मेरा थोड़ा सा पेन टैप पे जो राइटिंग है वो थोड़ा सा बैड है, तो उसको आप निगलेक्ट करिएगा, बट जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप समझिएगा। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में बताने का वाला हूँ कि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बेसिकली इसका जो न्यू सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या चेंजअप हुए हैं, मतलब मार्क्स क्राइटेरिया क्या हो गया है, कट ऑफ क्या जाता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो लास्ट वीडियो मैंने आपको जो लास्ट ईयर बनाया था वो भी आप देखना है कि नहीं, उस वो इस बात पे अब डिपेंड कर रहा है कि यदि आप प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस लगा रहे हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जस्ट लाइक 2015 टू 2019 लगा रहे हो तो आप उसको देखिए, जाके देखिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। बट यदि आप न्यू पेपर पैटर्न के ऊपर वर्क करना चाहते हो कि उसी के अकॉर्डिंग दिखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखें। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन जहाँ शुरू से लेके एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ टिप्स दूंगा कि आप कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 पा सकते हो और कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये वीडियो फुल देखनी पड़ेगी, तो आई रिक्वेस्ट यू के वीडियो को फुल देखिए जहाँ तक पॉसिबल हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स, एंड मैं थोड़ा सा पेस चेंज कर लेता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है कि हम लोगों के दिमाग में SU MSc एंट्रेंस के बारे में, तो वो ये आती है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब निकलता है। ठीक है, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म पता होना चाहिए कि उसके एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं। तो इसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो मिलता है बेसिकली वो अप्रैल टू मई मिलता है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई के बीच में इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलते हैं। बट इन दिस ईयर बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक आपको अभी तक डेट नहीं दी गई है कि बेसिकली फॉर्म्स कब आएंगे और कब नहीं आएंगे। बट जब भी आएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, टेलीग्राम है आपका, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि हमारे ऑफिशियल हैं, और एक तो टेलीग्राम पे बहुत बड़ा ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी में इन्फॉर्मेशन ये आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब इस ईयर तो कोरोना है तो अभी नहीं आई है, बट जनरली एवरी ईयर अप्रैल टू मई के मंथ में ही आती है। ठीक है, फर्स्ट वीक। तो अब बात करते हैं इसका पेपर कब होता है और एडमिट कार्ड कब आता है। जी, तो पेपर से 1 वीक पहले इसका एडमिट कार्ड इशू हो जाता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो पेपर की बात की जाए तो पेपर जो होता है वो बेसिकली जून का जो लास्ट सेकंड और थर्ड वीक है। ठीक है, पेपर जो होगा आपका, मैं थोड़ा सा लेके लाया हूँ सारी चीज़ें, तो आपको जितनी भी चीज़ें वो बताऊंगा तो वो सही बताऊंगा। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड वीक के बीच में आपका ये पेपर होगा जून के। ठीक है, ये तो पेपर हो गया आपका। अब टाइमिंग ऑफ द पेपर इज ओनली 2 आवर्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, 2 आवर है ओनली। तो इसको, इसका मतलब है कि आपको जो पेपर आएगा वो थोड़ा सा फास्ट करना होगा, क्योंकि ये 3 आवर्स का पेपर नहीं है जो कि लाइक जैम का होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली पेपर पैटर्न जो होता है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है, ठीक है। और दोनों पार्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 25 है, तो जिससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं वो 50 बन जाते हैं, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आई आपको। और यहाँ से ईच सेक्शन जो है वो भी 50 मार्क्स का है, ठीक है। ये सेक्शन भी 50 मार्क्स का है। ओके, चलिए। तो बेसिकली क्या समझ में आता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 100 मार्क्स। ओके, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, ईच क्वेश्चन यदि ए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, ये भी 25 50 मार्क्स के हैं, तो ओवरऑल ईच क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का पड़ रहा है, क्योंकि 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आती है। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, अभी मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 2/3 का माइनस मार्किंग चल रहा है, तो मतलब आपके 3 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो एक करेक्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स है 2 मार्क्स वो आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 माइनस में चले जाएंगे इफ यू रॉन्ग 3 आंसर्स या 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये चीज आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ्स वगैरह, वो लास्ट में चलेंगे। बट बात यह है कि इसका बात जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो है सिलेबस। तो आई थिंक जो जनरल चीज़ें थी वो आई थिंक आप सभी को पता थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। बट द मेन चीज़ लास्ट ईयर से जो इस ईयर चेंजअप हुआ है वो ये हुआ है कि पार्ट 1 में मैंने बोला आपको ए में कि 25 क्वेश्चन हैं, सॉरी 25 है ये, और बी में भी आपके 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। एंड ये आपका 50 मार्क्स का है, ये आपका 50 मार्क्स का है, टोटल 100 मार्क्स का है। बट लास्ट ईयर क्या होता था फ्रेंड्स, ये 25 मार्क्स का होता था और ये 75 मार्क्स का होता था, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट इन दिस ईयर सारे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग है और वो 2/3 की है, एंड ऑल क्वेश्चंस हैव इक्वल मार्क्स। बात समझ में आ गया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने आपको मतलब ये वीडियो बनाने का नीड पड़ा है, क्योंकि मेरा जो टिप्स था वो इस पोर्शन को लेके ज़्यादा मैं सोच रहा था उस वक्त, ठीक है। और इसी पे मैंने फोकस किया था पूरी वीडियो में। बट इन दिस वीडियो वी फोकस बोथ पार्ट, समझ रहे। तो यही बस डिफरेंस है आज की वीडियो में और उस दिन की वीडियो में, और यही इस पेपर में डिफरेंस ला देगा। और वो कैसे लाएगा उसको मैं पूरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए, और सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेज आए हैं, यदि आप लास्ट वीडियो के कंपैरिजन में देखेंगे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स बढ़ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नए ही पेज ले लेता हूँ, ऐसे इरेज करने में जितना टाइम वेस्ट होगा उतनी जल्दी तो मैं लिख लूँगा। ओके, तो चलिए, तो सिलेबस की बात कर रहा था मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द सिलेबस, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, और द फर्स्ट टॉपिक इज जो हर किसी एंट्रेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है रियल एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू ऑल्सो नो वेरी वेल। तो रियल एनालिसिस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखो मैं कैसे बताऊंगा, बहुत ध्यान समझिएगा। तो रियल एनालिसिस के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं बेसिकली पार्ट ए पार्ट बी, देखिए अब मैंने पार्ट ए पार्ट बी से तो कोई मतलब नहीं है, चाहे वो पार्ट ए में आए चाहे वो पार्ट बी में आए, क्योंकि इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं सभी को डिस्कशन करूंगा। तो 13 से 17 क्वेश्चन आने का वेटेज है। और आप जानते हैं कि रियल एनालिसिस सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, कोई भी एमएससी एंट्रेंस हो, चाहे वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में रियल का जो वेटेज रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, एज वेल एज आईआईटी जेम, और ठीक है कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सीएमआई है और जेएमआई है, सभी में रियल का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे भी सेम है, 13 to 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ के जो मार्क्स आप देखोगे तो 13 2 या 26 और 17 2 या 34, तो 34 का तो वेटेज आपका रियल ही दे रहा है। अब आप इसमें अटेम्प्ट कितने कर सकते हैं वो भी तो पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, और इसके कौन कौन से टॉपिक से आता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो रियल एनालिसिस में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले तो टोपोलॉजी बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग बैड हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान देना आप, ओ है, ओके, तो ये देख लेना आप। तो टोपोलॉजी बढ़िया होना चाहिए, सीक्वेंस सीरीज होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद बात की जाए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद बात की जाए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल,
ठीक है, उसके बाद बात की जाए, देखो यहीं नहीं रुकता है ये, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये तो इन्हीं दो टॉपिक्स में आ जाएगी। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, कोई भी जा सकता है, ठीक है, बात ध्यान रखना। सॉरी, दो बार लिख दिया, एक हाथ दो, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीमान इंटीग्रल, आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीमान इंटीग्रल के बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, यदि आप पढ़ के नहीं जाते तो आपके मार्क्स यहाँ पे बेफिजूल में छूट जाएंगे। तो आपके इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करते हैं। टॉपोलॉजी से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, मतलब लास्ट टाइम तो नहीं इतना दिखा, बट मे बी आप पढ़ के जाओ, मे बी मिल सकता है। और टॉपोलॉजी से बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंशियल सीरीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, नंबर जो क्वेश्चन होंगे सबसे ज्यादा वो इसी सेक्शन से होते हैं, और एक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से होगा। इन दोनों को मिला के मोर देन हाफ क्वेश्चंस इन दोनों सेक्शन से होंगे। तो किसको आप अच्छे से कर सकते हो, तो सीक्वेंशियल सीरीज में आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 90% डन हो जाएंगे, 10% थोड़ा सा। देखिए बेसिकली जो लेवल होता है इस पेपर का, वो आईआईटी जैम जैसा ही होता है, और सिलेबस भी लगभग ऑलमोस्ट आईआईटी जैम जैसा ही है। आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए सिलेबस जो भी दिख रहा है आपको, आईआईटी जैम में बस आरआई नहीं आती है और ये यूनिफॉर्म नहीं आती है, और बेसिकली यहाँ पे भी यूनिफॉर्म के कम ही चांसेस हैं, बट ये आरआई पूछ रहा है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जन से थोड़ा सा रिलेट कर जाता है ये टॉपिक। यदि आपको मतलब नॉलेज वॉलेज होगी तो आपको भी पता होगा, ये जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे रिलेट कर जाती है, तो क्वेश्चन बन सकता है। और बेसिकली लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि इस साल पूछ दिया जाए, तो मे भी मैंने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आईआईटी जैम जैसा ही लेवल है, बट फिर आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो सीक्वेंशियल सीरीज से 90% से ज़्यादा आप मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यदि आप बहुत अच्छा पढ़े हो तो पूरा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये अकेला ऐसा टॉपिक है जिसको आप मतलब रियल में पूरा भी कर सकते हो टोपोलॉजी के अलावा। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कठिन होगा, हार्ड होगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी आप अपना मतलब फुल फोकस देंगे तो आप कर सकेंगे अच्छा सा। पर ये टॉपिक से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी इतना इजी बन जाता है कि आप इजीली कर पाएंगे, आप जानते हैं बात। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी सेम है, क्वेश्चन इजी होगा तो तुरंत कर सकते हैं, यदि डिफिकल्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो इसको टाइम नहीं देना है, क्योंकि वी हैव ओनली 2 आवर्स फॉर द फुल पेपर, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। डिफरेंशियल क्वांटिटी तो इन दोनों में ही आ जाएगी। तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म क्वांटिटी। देखिए यूनिफॉर्म क्वांटिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं आया 2020 में, क्योंकि वी हैव ओनली वन पेपर जिसके ऊपर ये वीडियो एनालिसिस हो रहा है, क्योंकि उससे पहले तो ओल्ड पैटर्न था, ठीक है। और आरआई के ऊपर तो क्वेश्चन आए हैं, तो आप देख सकते हैं, और इजी क्वेश्चन हैं बिल्कुल, आप मतलब डेफिनेशन बेस्ड। तो ये समझ में आया कि फ्रेंड्स रियल का क्या स्ट्रक्चर रहता है, कैसे आपको देखना है। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब बात आती है यहाँ से आप कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 13 और 17 के बीच में आएंगे, ऑलमोस्ट 15 का रेशियो आप ले सकते हो। तो आई सजेस्ट कि आप 10 तो अटेम्प्ट कर ही लोगे, चाहे आप मतलब मीडियम हो ना, आप 10 आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। यदि आप थोड़े से लोअर हो तो भी आप 8 अटेम्प्ट कर ही लोगे, ठीक है। तो ये मेरा मैं मान के चलता हूँ कि आप 8 अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो 8 अटेम्प्ट आप यदि लोअर हो तो आप 8 अटेम्प्ट कर सकते हो, यदि आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और आप मीडियम हो तो 10 अटेम्प्ट कर सकते हो, और यदि आप बेस्ट हो तो आप 12 अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मेरा मानना है इन रियल एनालिसिस, क्योंकि इतना भी टफ नहीं होता है। और टफ जो पेपर मतलब क्वेश्चन आए, यदि पेपर हुआ तो बेसिकली या तो क्वेश्चन फंक्शन ऑफ सेवरल से आएंगे, या फिर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से ज़्यादा आ गए होंगे, तभी वो टफ बनेगा, अदरवाइज वो टफ होता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को अब लेते हैं। आई थिंक मैंने रियल के ऊपर पूरा डिस्कशन कर लिया है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दिस इज ग्रुप थ्योरी, ठीक है। ग्रुप थ्योरी भी बहुत अच्छा टॉपिक है, और बहुत स्कोरिंग है, कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने के लिए लोग ग्रुप थ्योरी को ही लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आने वाले हैं फ्रेंड्स, इसे हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वो 5 to 8 है, और इसकी जो मार्किंग होगी वो 10 to 16 मार्क्स की है। अच्छा वेटेज है इसका भी, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे इसमें आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं, लाइक अबेलियन की नॉलेज होनी चाहिए आपको, आपको साइक्लिक ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए, आपको परमुटेशन ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको एस एन लाइक K4 लाइक Q8 जो स्टैंडर्ड ग्रुप हैं, D4 मतलब DN सॉरी, ये एस एन, हाँ मतलब D4 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो D4 निकल जाता है। तो D3 D4 मतलब DN अप टू, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं,
ठीक है, तो जैसे A4 हुआ, सॉरी AN कहो इसको भी। तो इन सारे ग्रुप को आपको नॉलेज होना चाहिए बढ़िया तरीके से। और फिर बात की जाए आपका तो आइसोमॉर्फिज्म पे आप चलें, और प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और आइसोमॉर्फिज्म पे बात करें और होमोमॉर्फिज्म पे बात करें, तो ये सब आपको फिंगर टिप्स होने चाहिए। वो पूछ सकता है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताइए, ठीक है। वो ये बताइए कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितनी बनेंगी। तो इनके सारे फॉर्मूले हैं, और यदि आपको वन वन होमोमॉर्फिज्म बताइए, आपको कुछ एक मैपिंग दे देगा, उनसे ये चीज़ पूछ लेगा। ये तो इसका बेस्ट है, मतलब पूछता ही पूछता है इनके ऊपर ये चीज़। तो इसको आप तैयार रखें कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालनी है, वन टू होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालनी है, वन वन होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालनी है। यदि आप जानते होंगे एक मैपिंग होगी, यदि इसके सब ग्रुप्स में मिल जाते हैं तो वन वन और वन टू ऐसे करके देखते हैं ना, आपको शायद थोड़ा बहुत भी मतलब नॉलेज होगा, तो आई थिंक ये समझ गए होंगे कैसे निकालना है। उसका सीधा सिंपल फॉर्मूला है। जल्दी ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, सारा कोर्स स्ट्रक्चर बताएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग थोड़ा सा बिजी चल रहे थे। चलिए, आपको समझ में आया कि ग्रुप थ्योरी में कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। मतलब ग्रुप थ्योरी में आप ये मान के चलिए कि जो IIT JEM का है ना, उतना भी आप पढ़ के जाएंगे तो वो बेस्ट है, ठीक है। उससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, वो उतना बहुत है। ओके, तो ग्रुप थ्योरी बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। यदि आप इसको पढ़ जाते हैं तो आप फुल्ली अटेम्प्ट कर सकते हैं, यदि आप अच्छे बच्चे हैं। और मैं मानता हूँ मीडियम और मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन आने के उम्मीद है वो 7 या 6 है। बेसिकली हम 6 ही लेते हैं, तो यहाँ से आपके मार्क्स बनते हैं 12। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो अच्छा कैंडिडेट है और मीडियम है वो पूरे अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है। और यदि आप लोअर हैं तो मैं 4 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा जो है ये मुझे सबसे बड़ा टॉपिक लगता है, ठीक है। लोग रियल को जरूर कहते हैं, बट लीनियर बहुत बड़ा टॉपिक है। यदि आप हायर स्टैंडर्ड या फिर MSc PhD में जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये क्या टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं 6 to 10, 6 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी मार्किंग आपको पता ही है 12 और यहाँ से 20। और बेसिकली आने के चांसेस जो रहते हैं वो 8 रहते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से टॉपिक आते हैं बेसिकली, मतलब लास्ट ईयर से पहले की बात करें तो यहाँ पे बेसिस डायमेंशन में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था। बट अभी लास्ट ईयर देखा जाए तो वो इतना कुछ आया नहीं, उस वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड रहा है, वो इस रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। और ऑर्थोगोनल ऑपरेटर पे ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा मैंने देखा, ठीक है। तो ये पढ़ के जाइए, और आप सारे ऑपरेटर्स पढ़ के जाइए। ऑर्थोगोनल ऑपरेटर है और भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं, थोड़ा मैट्रिक्स पढ़ के जाइए, ठीक है। और बात देखी जाए तो आपको आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन पता होना चाहिए। पर बात यह है ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना IIT JEM का है ना उतना ही आप पढ़ लो बस। इसमें भी IIT JEM लेवल सही रहेगा, बट ये है ध्यान रखना SU को थोड़ा सा हल्का मत लेना। ये DU और BHU के स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहता है, तो इसका थोड़ा सा जो लेवल का आप स्टडी करो वो थोड़ा IIT JEM को ध्यान में रखते ही करना। क्योंकि देखो वैसे लीनियर अलजेब्रा जो है वो बहुत बड़ा है, बाइलीनियर है, मतलब आपका इनर प्रोडक्ट वगैरह आ जाता है, बट यहाँ पे अभी कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो उसका आप टेंशन मत लो, आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट्स है वो मैंने बताई दी है, ठीक है। और एक डायग्नोसिबिलिटी को भी देख लेना, एक आध क्वेश्चन वहाँ से ही मिल सकता है आपको। बट मोस्ट क्वेश्चन जो रहेंगे बेस्ड वो लास्ट ईयर जो रहे हैं वो तो आपके 2020 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ऑर्थोगोनल ऑपरेटर्स पे रहे बेसिकली। ऑर्थोगोनल तो नहीं कहूँगा बार बार, क्योंकि लास्ट ईयर ऑर्थोगोनल पूछ दिया, इस साल हो सकता है किसी और ऑपरेटर पे वो पूछ ले। आइगन वैल्यू से भी एक दो मिल सकता है, ठीक है। और बेसिस डायमेंशन को लास्ट ईयर नहीं पूछा गया, बट उससे पहले बेसिस डायमेंशन को बहुत ज़्यादा पूछा गया, हद से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से आप कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं, देखिए लीनियर अलजेब्रा मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरे पूरे अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं टॉपर को भी कहता हूँ कि आप 7 अटैम्प्ट कर सकते हैं या फिर 6 अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और जो मीडियम होगा वो भी 6 अटैम्प्ट कर लेगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिपिकल हो जाता है, घुमा देते हैं। एंड यहाँ से जो आप देखा जाए कोई लोअर स्टूडेंट है तो वो 4 अटैम्प्ट कर सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं मान के चल रहा मैं कि अटैम्प्ट कर पाएगा। मोर ओवर इससे भी कम कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल रहते ही हैं लीनियर अलजेब्रा के, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये जो मेन 3 टॉपिक्स थे वो तो हमारे हो गए। एंड अब बात करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए ये 3 टॉपिक मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो बनाई थी उसमें भी थे, बट अब जो टॉपिक्स आएंगे वो उसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी। मैंने वो वीडियो अभी तक देखी नहीं है और मुझे लर्न भी नहीं है मैंने क्या क्या डिस्कस किया था, बट हाँ
ये तो मेरे को अंदाजा है कि यहाँ पे इस साल टॉपिक्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको पता ही होगा, वो तो कोई मतलब पता नहीं होता कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं। तो 1 से 3 क्वेश्चंस आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको देखने पड़ेंगे। 1 से 3 क्वेश्चन आता है, इसका वेटेज आपका 2 से 6 मार्क्स रहता है। तो यहाँ से आप बेसिकली यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के जाते हैं तो सिंपल ही रहते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा, इजी वे में होगा। यदि आप पढ़ के गए हैं तो आराम से आप मतलब बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चन आने का उम्मीद है, मैक्सिमम 3 हो सकता है बट होगा नहीं। तो बेसिकली आप एक क्वेश्चन तो यहाँ से कर ही लोगे, चाहे वो लोअर हो। लोअर को यदि पढ़ के, लोअर वही होगा जो पढ़ के नहीं गया, यदि पढ़ के गया तो 100% बन तो अटेम्प्ट करी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेक्टर कैलकुलस एंड जैकोबियन। तो वीसी एंड जैकोबियन। देखो मैं जैकोबियन बेसिकली बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक इंडिविजुअल बुक्स भी होती है जैकोबियन की, बट मैं इसी के साथ ले रहा हूँ कि जैकोबियन का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता। लास्ट ईयर 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, सिंपली जैकोबियन एवेलुएट करा रहा था। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, और पता होता तो आप 2 नंबर आराम से ले सकते थे। तो वीसी और जैकोबियन दोनों को मिला के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब बेसिकली 2 ही क्वेश्चन आए थे, एक वीसी से और एक जैकोबियन से। तो यहाँ से मान के चलो 1 से 3 क्वेश्चन आने का उम्मीद है। यदि आपका 2 आता है दोनों को मिला के तो बेसिकली आप 4 मार्क्स सीधा सीधा ले सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बेसिकली एक वेक्टर से रिलेटेड था और ये आपका जैकोबियन से था। यदि आपको जैकोबियन आता है तो सिंपली निकाल लोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपली सा करना होता है। तो ये तो मीडियम हो चाहे फिर आपका अच्छे बच्चे हो, दोनों आप कर सकते हो। यदि पढ़ाई नहीं होगा तो ही आपको यहाँ से नहीं है, वरना तो आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कुछ था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आई थिंक ये एक नया टॉपिक है जो लास्ट टाइम्स नहीं आता था, बट आता हो तो सो माफ कीजिएगा। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि लास्ट टाइम्स 2020 से पहले आता था कि नहीं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और ये मैंने पूरा अपने वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, मैं प्लेलिस्ट आई बटन पे डाल दूंगा, और पुरानी वीडियो जो है वो भी आई बटन पे डली हुई है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके आए हैं 1 से 2 क्वेश्चन आने का उम्मीद है। आई थिंक 2 आए थे इस साल। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा आने वाले भी नहीं है, तो यहाँ पे 4 बनते हैं और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। यदि आप थोड़ा सा भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखे गए तो आप चारों से चारों मार्क्स ले सकते थे। क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा लगा था मुझे इस साल का भी, बट ये है कि आप पढ़ के नहीं गए थे। बात है इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि वो ये टॉपिक्स जब भी पेपर पैटर्न चेंज होता है, भले ही उस बाद में आपको क्या होता है ना, क्वेश्चन पेपर सरल लगता है, बट उस टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो आप टॉपिक्स पढ़ के ही नहीं जाते, लास्ट ईयर के फॉलो करते हो। तो ये चीज़ मान के चलता हूँ कि उस टाइम आपको डिफिकल्ट लगा होगा, बट जो बच्चे मतलब उस टाइम देखे आए वो यदि आप ये एनालिसिस देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ सर मतलब इजी ही था। बट कोई नहीं, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रल कैलकुलस की बात की जाए तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछने का उम्मीद है। देखो, और जो भी सिलेबस है वो आप जानते ही हो। इसके जो क्वेश्चन आया था वो वॉल्यूम से रिलेटेड था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था और बेसिकली 2 मार्क्स बन सकते हैं। तो वो जो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन था, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो वो नहीं कर पाते, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैंने देखा। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली क्या एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक सिंपली सा इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसमें इंटीग्रल पूछ सकता है एक अच्छा सा, जिसमें गामा फंक्शन बीटा फंक्शन यूज हो सकता है। एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और ये सब जो सिलेबस है बेसिकली IIT JAM का जो है उसी को आप देख सकते हैं कि क्या लेवल है। ठीक है, बट ये रेवोल्यूशन वगैरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, रेवोल्यूशन नहीं आता है, जो IIT JAM में रेवोल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर थ्योरी, चलो नंबर थ्योरी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके मार्क्स इंक्रीज कराने के लिए ही आता है। तो नंबर थ्योरी देखते हैं। नंबर थ्योरी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बात की जाए तो 2 से 4 आते हैं। ठीक है, इसमें टॉपिक्स देखो, टॉपिक्स आप देखोगे तब मजा आएगा। इसमें आता है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एंड प्रोबेबिलिटी। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, बेसिकली ये तीनों टॉपिक आप 12th लेवल से पढ़ के आते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी आपको इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग होता नहीं है और रिमेंबर नहीं रहते कॉन्सेप्ट्स, तो इस वजह से आप नंबर थ्योरी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। बट इन दिस एंट्रेंस यदि आपने एनालिसिस SU MSc एंट्रेंस का देखा हुआ है या फिर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको अब पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। 12th लेवल का बेस्ड होता है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं।
ट्वेल्थ लेवल के यदि ये तीनों टॉपिक आपको नॉन है तो आप इसके सारे क्वेश्चन मतलब 3 तो आने ही आने हैं और 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल 6 मार्क्स आपके रखे हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं ले जाता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रखना कभी भी आप एससीओ का पेपर देने जाओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख के जरूर जाइएगा। यदि आपने ट्वेल्थ में अच्छा पढ़ रखा है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और यदि आपने नहीं पढ़ रखा और अच्छा नहीं है तो फिर छोड़ देना, क्योंकि वो फिर होने वाला है भी नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता ही है बेसिकली। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका ओडी और पीडी रहता है। ठीक है, लास्ट ईयर क्या होता था, पीडी से क्वेश्चन आता भी था नहीं भी आता था, बट इस साल आया था। और इस साल क्वेश्चन जो आए थे वो आपके टोटल क्वेश्चन जो थे वो तो 4 to 7 थे, जिसमें से पीडी में तो आप 2 ले सकते हो और बाकी रिमेनिंग सॉरी 5 तो नहीं थे। आई थिंक टोटल क्वेश्चन आई थिंक 6 आए थे शायद, तो यहाँ पे आप 4 कर सकते हो। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके 6 आए थे, उसी को मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके लेते हैं। तो 4 to 7 क्वेश्चन आने का नीड है, और ओडी से हमेशा ही ज़्यादा आता है। और क्या क्या आएगा पीडी से, देखो सिंपली पीडी से एक सिंपली इक्वेशन दे रखी थी जिसका सॉल्यूशन पूछा गया था। ठीक है, और मतलब ऑप्शन से आप डिस्कार्ड कर सकते थे। बट ओडी में आपका देना चाहे तो होमोजीनियस सॉल्यूशन पूछा गया था। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए, इनफाइनाइट है या फिर यूनिक है या फिर 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो वो सब चीज़ें पूछी जा सकती है। एंड आपसे रॉन्स्किन का कॉन्सेप्ट ले सकता है। ठीक है, तो उसमें भी यूज हो सकता है। एंड बात की जाए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे भी बात कर सकता है, ये अच्छा टॉपिक होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फर्स्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन और ये सब चीज़ें आप पढ़ के बिल्कुल जाइएगा। ओडी तो सबका ही बेस्ट होता है आई थिंक। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और मैं सोचता हूँ हाँ, नंबर ऑफ जीरोस वगैरह निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेना आप लोग। ठीक है, एंड बात की जाए ओडी में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी आप देख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ओडी में आया भी है, आई थिंक आया है, यस एक क्वेश्चन आया था वहाँ से होमोजीनियस सॉल्यूशन से रिलेटेड। एंड कॉची आयलर इक्वेशन देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हैं जिसको आपको देखना है। कॉची आयलर भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर देता है ये कॉची आयलर फॉर्म। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई, और इसे आप मार्क्स बना सकते हैं 8 to 14। ठीक है, और यहाँ पे आप अटेम्प्ट कितने कर सकते हैं, यदि आप पढ़ के गए ना तो टोटल पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसको लोग पूरा पूरा करके आते हैं, तो इसमें तो कोई अच्छा नहीं हो कोई मतलब कम नहीं, तो मैं ये कहूँगा आप पूरा पूरा अटेम्प्ट करें, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना क्योंकि कैलकुलेशन इसमें कभी कभी गलती हो जाती है, तो उस वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और आपकी बार तो सभी में माइनस मार्किंग है, तो बहुत ध्यान से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं मैट्रिक स्पेस। पहले नहीं आता था ये टॉपिक, और प्लेन 3D मैट्रिक स्पेस से बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन, और बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड होगा, बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड होगा। थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, फुल फुल आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। प्लेन से भी 1 से 2 क्वेश्चन होगा, सिंपली आपसे मतलब सिंपली कोऑर्डिनेट निकलवा रहा होगा बेसिकली, और कुछ नहीं है, या फिर प्लेन की इक्वेशन पूछ सकता है, बस इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बात यह है ना कि आपके पास ओनली 2 आवर्स है, तो उसी को सोच के मैं टॉपिक्स चूज कर रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा आवर्स देता तो फिर ज़्यादा लंबा जा सकता था, बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यदि इससे भी ज़्यादा जाएगा तो फिर आप छोड़ दो, वो बेटर है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना इट इज़ नॉट पॉसिबल इन 2 आवर्स, बट कुछ छोड़ना इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, कि आप छोड़ के कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लो, वो बेटर है, जिससे आपको 100% मार्क्स मिलने की गारंटी मिल जाए। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका पूरा पैटर्न हो गया है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 पा सकते हो, कैसे क्या सिस्टम होगा। तो सबसे पहले हमने बात की कि पेपर कब है, और सो मैनी थिंग्स बात कर लिया, सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। तो अब आपको फोकस किस किस टॉपिक पे करना है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको फोकस करना है रियल एनालिसिस पे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आप जाना ग्रुप थ्योरी, मैंने उसी लाइन से भी लिखे थे सारे, लीनियर अलजेब्रा,
देखो इन तीनों पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ध्यान रखना। इसमें यदि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इनका देखो ना, तो इनका जो है वो मोर देन 50% क्वेश्चन इन्हीं से आ रहे हैं। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स को मिला दें तो आपके 50% क्वेश्चन आ रहे हैं। बात समझ रहे हो? 50% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से यदि आप लाइक तीनों को मिला दें तो 50 क्वेश्चन, सॉरी 50% टोटल क्वेश्चन 50 आ रहे हैं, मतलब 50 तो टोटल क्वेश्चन ही होते हैं। तो यहाँ से 50% का मतलब 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो आप लोग? इन तीनों टॉपिक से मिला दें। बट फिर मैंने कहा था कि यदि आप होशियार हो तो यहाँ से तो आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ ही दो। यदि आप यहाँ से भी ग्रुप थ्योरी से बेसिकली आप डायरेक्ट पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो। यदि आप एक तरफ लेके चलता हूँ मैं, आप इंटेलिजेंट हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, एक तरफ बात लेके चलता हूँ थोड़े से आपसे कॉन्सेप्ट वीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला लिख लेता हूँ तो दूसरी तरफ वीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप कितने अटेम्प्ट कर पाओगे? यहाँ से देखो, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन, तो आप यहाँ से 2 क्वेश्चन छोड़िए यदि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। ग्रुप थ्योरी से भी आप एक छोड़ दीजिए, टोटल तो नहीं लूंगा। लीनियर अलजेब्रा से भी आप 2 छोड़ दीजिए। तो बेसिकली कितने आप छूटे? 5 क्वेश्चन आप छोड़ दो। यहाँ से आप 20 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो यदि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से आप और 2 छोड़िएगा, यहाँ से आप बनी रखिएगा, यहाँ से आप और 2 छोड़िएगा। तो बेसिकली 2 2 4 और एक 5, सॉरी 4 4 8 और एक 9, तो 9 यहाँ से सेपरेट करेंगे तो बेसिकली यहाँ आपको 16 क्वेश्चन आप कर सकते हो। बात समझ रहे हो? तो यहाँ से आपके मार्क्स कितने बनते हैं? यहाँ से आपके मार्क्स बनते हैं 32 और यहाँ से आपके मार्क्स बनते हैं 40। बहुत समझ में आ रही है? विदाउट ए माइनस मार्किंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने नहीं है, ध्यान रखना। यदि जो क्वेश्चन आ नहीं रहा है उसको आपको करना नहीं है। ठीक है, अदरवाइज माइनस मार्किंग हुई तो आपके और ये डिक्रीज हो सकते हैं, ये भी आपके डिक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली 3 टॉपिक्स आप 32 और 40 मार्क्स बन रहा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 32 एंड 40। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा कट ऑफ वगैरह, बट आपके मार्क्स अभी देखो एनालिसिस कर दूं। अब बात करते हैं नंबर थ्योरी। ठीक है, नंबर थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप पीछे देख लीजिएगा, मैं अब लिखूंगा नहीं। एंड देखो, यदि आप कॉर्डिनेट में पढ़ जाते हैं तो वहाँ से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे दोनों लोग, तो यहाँ से आप 2 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, यदि आप वेक्टर कैलकुलस एंड जैकोबियन पढ़ के जाते हैं वहाँ से भी आप एक अटेम्प्ट कर लेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि ये लोग आप पढ़ के ही आप जाओगे तो एक क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट कर लोगे तो 2 मार्क्स यहाँ से ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस का मैं नहीं लूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिपिकल होकर आ रहा था, तो इसको छोड़ दीजिए। ऐसे आप कर लें तो ये आपका बेटर लक है, और नहीं कर पाते तो छोड़िएगा। नंबर थ्योरी से क्वेश्चन जो आए थे वो आपके 2 to 4 आए थे, बट मैं ये टॉपिक नहीं करूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सॉल्व कर देता है ये टॉपिक। यदि आप पढ़ के नहीं जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन रह ही जाएगा। तो यदि आप नंबर थ्योरी पढ़ के जाते हो तो बेसिकली आप वो टॉपर्स ही बनेगा, टॉपर ही ये टॉपिक्स यदि पढ़ के जाता है। नंबर थ्योरी हुआ, आपका इंटीग्रल कैलकुलस हुआ, ये अटेम्प्ट करोगे तो आप टॉपिक रेंज में चले जाते जाओगे। ठीक है, तो यदि जो टॉपर है उसके लिए मैं ये कहूँगा यहाँ से ही वो 3 आते हैं तो 2 क्वेश्चन कर लेगा, इसका मतलब 8, और यहाँ से वो 1 क्वेश्चन कर लेगा यदि वो टॉपर है, क्योंकि अदरवाइज वो टॉपर नहीं हो सकता। जो टॉपर वही होगा जो इनमें से करेगा। ये जो चीज़ें होती है ये साधारण लोग नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 से 7 क्वेश्चन, दैट मीन्स 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, और 6 में से 6 दोनों लोग ही कर लेते हैं, तो 12 मार्क्स। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस का बहुत सारे लोग नहीं पढ़ के जाते, तो मैट्रिक्स स्पेस से यहाँ से फिर ये टॉपर ले जाएगा। एंड बात की जाए प्लेन से, तो प्लेन से फिर से ये टॉपर ले जाएगा, और इस यहाँ से मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी कर लेंगे तो ये 2 मार्क्स, और यहाँ पे मैं दूंगा इनको 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये फर्क है। ठीक है, ऐसे ही टॉपर की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जो मैंने लिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे इसका टॉपर को 4 दीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है मे बी इसको नॉलेज हो तो ये कर लेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना कठिन था नहीं। एंड लाप्लास का हाँ 2 ही रखिएगा। ठीक है, और सब ठीक है। आप मार्क्स आप ऐड करिएगा। ठीक है, 32 एक आपके जो आपने देखे थे वो आपके थे लोअर बच्चे के, एंड यहाँ टॉपर जो चल रहा था वो था 40 के अराउंड। तो 40 में आप ऐड करिए 44, और फिर 46 में आप 12 ऐड करिए, 48 और 10, 46 48 और 58। ठीक है, 58 में आप ये सब ऐड कर दीजिए क्योंकि ये टॉपर के हैं। ठीक है, तो 58 में 2 ऐड करेंगे 60 68,
70 एंड 74। तो ये बेसिकली 74 पे पहुंच रहा है ये टॉपर। समझना, चीज़ों को समझिएगा आप लोग। अब बात करते हैं इसको जोड़ेगा 32 में 34, 36, 36 और 10, 36, 46, 46 और 2, 46 और 2 ऐड करेंगे आप तो 48, और 48 आई थिंक ये 2 इसमें नहीं जोड़ा मैंने, तो यहाँ पे 40 70 आप चेक कर लेना, यदि जोड़ा हो तो ध्यान नहीं है मुझे। तो यहाँ 76 होगा इसके, एंड यहाँ पे 48 50 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 50। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ यही फर्क आ जाता है, ये मार्क्स। तो यहाँ पे 50 आ गए, यहाँ पे 76 आ रहा है, और आपने कोई रिस्क भी नहीं लिया, विदाउट ए रिस्क। मैंने कोई रिस्क नहीं रखा है कि माइनस मार्किंग आपकी होगी। यहाँ पे आपके 76 आ रहे हैं, यहाँ पे आपके 50 आ रहे हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कि आपको मार्क्स कितने चाहिए। समझ में आ गई? तो कट ऑफ्स की बात करते हैं। कट ऑफ्स की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC ST, तो जनरल बेसिकली जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है, ये सबको नॉन है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको जो मार्क्स चाहिए बेसिकली वो चाहिए 50+ पास होने के लिए। EWS को बेसिकली लास्ट टाइम देखा गया है, ये लास्ट टाइम था, बट मुझे नहीं लगता ये जाएगी। लास्ट टाइम 40+ तक को मतलब लिस्ट में नाम आ गया था, क्योंकि एक लिस्ट निकलती है उसमें नाम आएगा तब माना जाएगा। बट ये नहीं है कि लिस्ट में नाम आने से सबको एडमिशन मिलेगा, दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। बस ऑनली आपका लिस्ट में नाम आएगा, सिलेक्शन का कोई मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं देते। ठीक है, तो ये 40+ था, बट इन दिस ईयर क्योंकि अब तो सभी EWS लगाने लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता 45+ ही जाने वाला है। ठीक है, ओबीसी भी 45+ जाता है। तो बेसिकली एक जनरल वालों को एक जस्ट लाइक एक ऐसी कैटेगरी है जो EWS के इक्वल दिखाती है, बस ये मतलब है इसका, और कुछ नहीं है। SC ST का आप लोगे तो यहाँ पे 40+ जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम न्यू न्यू चीज़ें होती है ना, तो न्यू न्यू में लोगों को पता नहीं होता है, इस वजह से चीज़ें हो जाती हैं। अब बात करते हैं टॉपर। यहाँ पे टॉपर कितने पे रहता है? तो टॉपर यहाँ पे फ्रेंड्स 80 to 85 के मिडिल में रहता है। जरूर नहीं 80 to 85, यहाँ पे 75 भी से भी ऊपर हो सकता है, तो 75 और 85 के बीच में रख लीजिए। तो दिस इज द टॉपर मार्क्स, इधर ही होते हैं। अब आपको मैंने अभी क्या बताया था कि यहाँ पे जो एक मार्क्स बन रहे थे वो बन रहे थे 76, और एक के बन रहे थे 50। तो अब आप देखिए, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं विदाउट ए रिस्क, आपने क्या ले लिया, अपना लिस्ट में नाम आ गया आपका, आप कट ऑफ क्रॉस कर गए। ठीक है, यदि आप टॉपर हो, आपने बहुत ज़्यादा माइंड्स लगाया है, तो आप टॉप भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें सिंपल हैं, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट फोकस करना है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 50 पे रहेंगे। यदि आप और अच्छा पढ़ के गए ना, तो आप भी इसके नज़दीक पहुँच सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके छोड़ दिए, आप यदि उन पे भी फोकस, उन टॉपिक्स को अच्छा पढ़ के गए, तो आप भी 60+ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, और अच्छा कॉलेज भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा कॉलेज क्या, बेसिकली SU में एडमिशन भी ले सकते हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आई कि आप कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 बना सकते हैं और कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो बेसिकली बात यह है कि आपको रिस्क नहीं लेना है। यदि आपने रिस्क लिया और वो गलत चला गया, या विदाउट रिस्क मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं, यदि आपने रिस्क ले लिया और आपने मतलब पूरे पूरे क्वेश्चन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको रिस्क है और माइनस मार्किंग में बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, इसी वजह से मैंने ये चीज़ें आपको बताई। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का फ़ायदा क्या है, ये क्यों है इम्पोर्टेंट इतना। पहली बात तो ये, एक ये प्योर मैथमेटिक्स की यूनिवर्सिटी है। यदि आपको प्योर मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जाइएगा, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट यूनिवर्सिटी है। और इसका जो लेवल है वो लोअर IIT के इक्वल है, IIT के इक्वल है, नॉट NIT। और NIT से ये बहुत ऊपर है, समझ रहे हो। तो यदि आपका सपना था IIT में पढ़ने का, तो आप SU में एडमिशन ले सकते हैं और एक अच्छी IIT का फील कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये होता है, जैसे मेरा प्रॉब्लम था कि साउथ में नहीं जा सकते पढ़ना, तो वो फिर आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा हैदराबाद में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये साउथ में है। तो अपना मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि आपको फिर हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हैवी है, टॉपर्स ही एडमिशन लेते हैं इसमें, ध्यान रखना है इस एक बात।
इसमें टॉपर्स सारे जो होंगे वो टॉपर्स होंगे, तो अपना आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। तो आप यदि खाना पीना नहीं खाओगे तो आपकी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो सकती है। बहुत सारे पीपल्स मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनकी हेल्थ ख़राब हुई है। तो इसका आप ध्यान रखें, हेल्थ को प्रायोरिटी ज़्यादा दें, क्योंकि हेल्थ रहेगी तभी आप उसमें, अदरवाइज आपको बाहर निकाल दिया जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसकी एक ख़ास बात और ये है कि ये रिसर्च में इसका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कितने बड़े बड़ी चीज़ें हुई हैं इस यूनिवर्सिटीज़ में। प्योर मैथमेटिक्स में रिसर्च के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कोई है तो वह एसयू है इन माय ओपिनियन। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और यदि आप साउथ में सर्वाइव कर सकते हैं तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक बार जरूर सोचें, अदर देन डी और बी एच यू। ठीक है, डी और बी एच यू का ये है कि वो नॉर्थ में है तो वहाँ खाने का थोड़ा सा मतलब हेल्थ वगैरह का कोई इशू नहीं रहता, बट इन रिसर्च क्राइटेरिया में डी और बी एच यू दोनों ही मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती ज़्यादा, बट एस यू बहुत अच्छी है। तो इसको आप एक बार दीजिएगा, डेट्स वाई दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट यूनिवर्सिटी। सो लास्ट टाइम वीडियो में भी मैंने कहा था ये मेरी फेवरेट है, एंड इस बार भी फिर से कह रहा हूँ। तो इसका एक रीज़न ही होगा, विदाउट रीज़न नहीं कहूँगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी कह रहा हूँ। तो आप इसको वेबसाइट पे यानी गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि लोग क्यों कहते हैं इसको बढ़िया। ठीक है, इसकी वेबसाइट देखो, प्रोफेसर की जो प्रोफेसर्स हैं उनका बायोग्राफी चेक करिए, सीवी चेक करिए, तो आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स मैंने आपको फुल नॉलेज देने का ट्राई किया, और आपको यदि अभी भी स्टिल एनी डाउट है कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर किए जाएँ। एंड फिर भी कोई डाउट कमेंट बॉक्स में भी क्लियर नहीं हो पाता है तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे चलने की इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी न्यू कोर्सेज आने वाले हैं, लाइक अब सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और कोरोना से अपनी फैमिली का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।